मिस्टर खैरालिया जी, आप बहुजन की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जय भारत जय संविधान। मेरा नाम एस.एल. खैरालिया है। आवाम सामाजिक संगठन है जिसका पूरा नाम है आदिवासी मूल निवासी मुक्ति संघ। जहां बहुजन शब्द की सबसे पहले मैं व्याख्या करना चाहूँगा। बहुजन यानी बहुसंख्यक को ही बहुजन कहा गया, जिसकी कोई गिनती ना हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी कैटेगरियों में अपने आप को लोगों ने बांट लिया, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल कैटेगरी, रिलीजियस माइनॉरिटीज में अलग अलग धर्म। तो जिन लोगों ने इस बहुजन शब्द को मतलब पुकारा के ये प्रचलन में पहले ही था, अगर शब्द नहीं होता तो कहीं से आता नहीं है। बहुजन को जो कॉन्सेप्ट जो दिया या इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मैं उनको क्या वो बधाई के पात्र थे कि बहुत सारे समाजों को, जनों को मिला के और एक समाज का निर्माण करने की जो बात थी। तो इस तरीके के जो ये शब्द में एक सवाल छुपा हुआ है, जब ऐसा विचार बनाया गया कि पूरे बहुजन की राजनीति होनी चाहिए तो बहुजन ही सत्ता में होना चाहिए। बहुजन का दूसरा अर्थ ये भी होता है लोकतंत्र, यानी लोगों के हाथ में तंत्र होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। तो बहुजन शब्द गणराज्य से भी मैच करता है। तो ये जो लोग जो काम कर रहे हैं, आज जो बंटवारे की जो स्थिति जो दिखाई देती है, कोई कहता है मैं जनरल कैटेगरी आदमी, उसको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता है, कोई दलित संगठन बनाता है, कोई बहुजन के नाम पे सिर्फ SC/ST माइनॉरिटीज की बात करता है, कोई दलित की जो बात करता है। मैं समझता हूं कि जिनको बहुजन कहा गया, SC/ST OBC माइनॉरिटीज को, वो आदिवासी मूल निवासी लोग थे। वो पूरी दुनिया में भारत को सबसे पहले विकसित करते हैं, और जब भारत को सबसे पहले विकसित करते हैं तो वो विकसित किया हुआ जो भारत है, ये निर्माण करता लोग। आज अगर ये अलग थलग की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। इन्होंने पूरे राष्ट्र को विकसित करने के, अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने राष्ट्र की राजनीति के लिए सोचना चाहिए कि हमारी राष्ट्र की राजनीति कैसी होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए कि उदाहरण देता हूं, रोड के ऊपर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, एक ग्रिल लगी हुई है, एक पत्थर जो लगे हुए हैं, टाइल लगी हुई है, जो सरकारी खजाने से लगी, और वो सरकारी खजाना कहां से गया? वो हमारे टैक्स से गया। तो यानी पूरे भारत के लोगों का पैसा उसमें लगा है, मेरा भी पैसा लगा है। तो मुझे ये देखना चाहिए कि वो टाइल या ग्रिल या स्ट्रीट लाइट या कोई भी चीज या सड़क को अगर कोई तोड़ रहा है तो क्यों तोड़ रहा है, मुझे वहां रुक के उसका विरोध करना चाहिए। अगर वो सवाल करता है कि तेरा कौन सा, ये तेरी सड़क है क्या, तो मैं सवाल कर सकता हूँ कि हाँ, ये मेरा टैक्स भी सरकार में इसमें गया हुआ है, सड़क बनाने में, निर्माण में, इस लाइट में मेरा गया हुआ है, इस ग्रिल लगाने में मेरा टैक्स गया हुआ है। तो इस देश की जो राजनीति है वो तब ठीक हो सकती है जब यहाँ पे हम बहुजन के नाम पे अनुसूचित जाति की, जनजाति की या OBC की या अन्य विभिन्न विभिन्न जो टुकड़ों की जो बात ना करके हम राष्ट्र की बात करें, बहुजन के विकास की बात करें कि बहुजन तो पूरा भारत है, बहुजन में कोई कैटेगरी नहीं है, पूरा भारत बहुजन है। बहुजन की बात करें और सर्वप्रथम हम इस देश में अर्थव्यवस्था क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, शैक्षिक व्यवस्था क्या होती है, इन सारी व्यवस्थाओं पर अगर हम लोग चर्चा कर लें तो मुझे लगता है विकास हो सकता है। वर्तमान सरकार भी और भारत के लोग भी, सरकार अलग अलग तरीके की राजनीति करती है, वो सिर्फ धर्म की राजनीति इस देश में हो रही है 2014 से लेकर अभी तक। पहले की जो राजनीति होती थी, ऐसा नहीं था कि वो अच्छी राजनीति थी। पहले भी जो राजनेता जो रहे थे वो देश के लिए काम नहीं कर रहे थे, संविधान के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। संविधान, इसीलिए इस नाम का जो उच्चारण मैं कर रहा हूं, संविधान ही वो है जो बहुजन विकास करता हो, जो राष्ट्र का विकास करता हो, जो देश का विकास करता हो, उसका नाम है संविधान। हमें संविधान को लागू कर देना चाहिए, संविधानवादी बनना चाहिए। संविधान में बार बार संविधान शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सबकी सहमति से सभी के लिए समान नियम कानून और समान अधिकार होना चाहिए, सबके लिए बराबर बराबर का। तो इसलिए इस जो देश की जो राजनीति है, रही दूसरी बात, कुछ लोग अपने आप को जो बहुजन का नाम इस्तेमाल करके फूले अम्बेडकर विचारधारा की बात करते हैं। मैं कहता हूं फूले अम्बेडकर विचारधारा इस देश में इतनी बेहतरीन विचारधारा रही है। जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, मैं राष्ट्रपिता इसलिए कह रहा हूं उनको क्योंकि उन्होंने
इस देश के लोगों को, जो बिल्कुल निचले पायदान पे जो समाज खड़ा था, उसको पढ़ाने के लिए अपनी संतान तक पैदा नहीं करी। तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल खोला, अपनी पत्नी को पढ़ाया और पहला काम किया कि एक महिला को पढ़ाया, और महिला को पढ़ा के पहला स्कूल खुलवाया पुणे महाराष्ट्र में 1800 ईस्वी में। तो ऐसे आदमी को राष्ट्रपिता का दर्जा देने में मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं है। ऐसे आदमी जो पूरी ज्ञान की जो ज्योति जलाते हैं, पूरा ज्ञान का प्रकाश करते हैं पूरे भारत में, और वहां करते हैं जब बिल्कुल अंधेरा है, तो उनको राष्ट्रपिता कहना कोई बुरी बात नहीं। तो उसका जो काम था फुले अम्बेडकरी का, तो जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब ने जो स्कूल खोले, जो बहुजन की राजनीति करता है आदमी, वो स्कूल नहीं खोलता, लेकिन नाम करता है, राष्ट्रपिता फुले साहब का नाम लेता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो करते हैं, वो भारत के संविधान में जो योगदान उनका है, जो इक्वलिटी की बात करते हैं, जो कम्युनल अवार्ड की जो बात करते हैं, जो उन्होंने उस समय जो भारत की राजनीति में जो हिस्सेदारी की जो बात करी थी 10 साल के लिए, और उसके बाद में कहा था कि इसके बाद में इसको समतल कर देना, बराबर कर देना, इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। जो बहुजन की जो राजनीति है वो इक्वलिटी पे होनी चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, और संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए। यहाँ तक कि आर्टिकल 139 है, अगर उसको सिर्फ एक आर्टिकल को भी अगर लागू कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो कहता है कि देश की सरकारें या राज्य की सरकारें, उनकी ड्यूटी होगी, जिम्मेदारी लगाता संविधान, कि जितना भी उत्पादन होता है देश में या उपार्जन होता है, उसका जो धन आता है, उसका स्वामित्व सबका बराबर होना चाहिए, उसका बंटवारा सबको समान बराबर होना चाहिए। अगर इसके ऊपर कानून बन जाए तो मैं कहता हूं ये देश 6 महीने में तरक्की कर जाएगा। दूसरा एक और बड़ा सवाल आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 326, जिसमें हम सबको मताधिकार दिया गया है, मत यानी हमारी समझ, बुद्धि, हम अपने मत से, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से, विवेक से सोच समझ के एक लोक सेवक चुनते हैं। ये लिखा हुआ है कि मताधिकार जिसको दिया गया है वो अपना लोक सेवक चुनेगा। आर्टिकल 326 में आप पढ़िए, समाज के जो लोग देख रहे हैं वो पढ़ें इसको। यानी हम लोक सेवक चुनते हैं, यानी जनता के लिए नौकर चुनते हैं, अपने लिए एक नौकर चुनते हैं, अपने विचार से, अपनी बुद्धि और विवेक से, समझ से। उनकी ड्यूटी क्या बनती थी? काम करना। अगर आप अपनी दुकान में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, कंपनी में अगर कोई नौकर रखते हैं, और अगर वो नौकर ईमानदारी से काम ना करे तो आप क्या करेंगे? नौकर को जिंदगी भर तो ढो नहीं सकते हैं। आपके 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन काम नहीं करेगा, ज्यादा 15 दिन बर्दाश्त कर लोगे, 1 महीना बर्दाश्त कर लोगे, हो सकता है सीख जाएगा। लेकिन वो बार बार नहीं सीखता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उस लोक सेवक को आपको हटा देना चाहिए, दुकान से निकाल देना चाहिए। आप उसको फ्री फंड की तनख्वाह क्यों देंगे? क्योंकि जो लोक सेवक चुने जाते हैं उनको तनख्वाह मिलती है सरकारी खजाने से, उनको गाड़ी मिलती है घूमने के लिए, टीए मिलता है, सस्ता खाना मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, और वो फिर भी काम नहीं करता। तो फिर उसके ऊपर जो आर्टिकल 326 है, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए कि मताधिकार से जो लोक सेवक चुने जाते हैं उसके लिए वोट वापसी कानून भी होना चाहिए, जिस भी कानून बनेगा। क्योंकि अभी तक कानून नहीं बनाया है इस आर्टिकल पे। कानून अगर बना तो उसके ऊपर होना चाहिए कि वोट वापसी कानून, जिसको कहते हैं राइट टू रिकॉल का एक कानून आना चाहिए उसी के ऊपर, कि अगर लोक सेवक को एक समय अवधि दी जाए कि वो 6 महीने से ज्यादा या 4 महीने से या 3 महीने से या 1 महीने से ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर इस शर्त के ऊपर वो चुनेगा कि वो अपना काम पहले दिन से शुरू करेगा, और ज्यादा से ज्यादा दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने की अवधि रख लीजिए, अगर वो अपने काम को नहीं करता है तो फिर हम उसको राइट टू रिकॉल के हिसाब से एक अभियान चला के उस आदमी को हटाने का एक कानून बनना चाहिए आर्टिकल 326 के साथ में। तो बहुजन को जो राजनीति है वो इस विषय पे करनी चाहिए। मैं समझता हूं बहुजन का विकास तभी हो सकता है, बहुत सारे जनों का विकास, जब हम भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हम जब राजनीति करेंगे। नहीं तो बहुजन का विकास मुझे नहीं लगता है। जो हम जातियों में बट के एक हमारे जो संगठन है, कोई रिक्शे की समस्या तो रिक्शा संघ बनाता है, साइकिल चलाने की समस्या साइकिल संघ बनाता है, झाड़ू संघ बनाता है, वो अलग अलग जूता संघ बनाता है, कोई बाल कटिंग संघ बनाता है। मैं कहता हूँ सारे जो बहुजन हैं भारत के, उन सबको बहुजन की राजनीति करनी चाहिए, यानी बहुजन का मतलब राष्ट्र की राजनीति करनी चाहिए। और आर्टिकल 326 और आर्टिकल 39 ये 2 पे विशेष
कानून बनाने के लिए एक युद्ध स्तर पे बड़े आंदोलन करने की जरूरत है। और जितने भी आज एक और मैसेज दे रहा हूं आपके चैनल से, हमारे देश पहले वर्ण में बटा, कुछ चतुर लोगों ने वर्ण में बांटा, फिर चतुर लोगों ने उनको वर्ग में बांटा, फिर चतुर लोगों ने उसमें जातियों में डिवाइड किया। आज अगर हम बहुजन समाज की, अगर SC ST OBC माइनॉरिटीज की भी बात करते हैं तो 6743 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये एक दुखद मामला है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे लोगों ने मुहिम चलाई जातियों को इकट्ठा करने की, एक समाज निर्माण की बात करी, बहुजन शब्द का निर्माण हुआ कि हम बहुजन हैं, सब एक जगह हैं, एक माँ बाप की औलाद हमें, हम एक राष्ट्र के लोग हैं, इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ, इतने संगठन बन गए देश में कि हर व्यक्ति के पास एक संगठन है। देश में 6743 जातियां थी, लेकिन आज कम से कम भी मेरे ख्याल से 50,000 से भी ज्यादा, 6,000 तो सिर्फ जातियां हैं, 50,000 से भी ज्यादा या मेरे ख्याल से तो कई लाखों की संख्या में संगठन हैं। यानी देश संगठनों के टुकड़े 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 टुकड़ों में बट गया। ऐसे घर घर में राजनीति हो गई। अगर प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, अगर हमें यह पता चल जाए कि आर्टिकल 326 में जो हम लोक सेवक चुनते हैं, अगर उसने 6 महीने काम नहीं किया तो उसको हटा दिया जाएगा, उल्टा जुर्माना लगा दिया जाएगा, पूरे जीवन भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, कानून लगाया जाए, दोबारा राजनीति नहीं कर सकता है। और जो चुनाव आयोग जो है उसको भी देश की नौकरी करनी चाहिए। चुनाव आयोग देश का बाप बना हुआ है भारत का। चुनाव आयोग मनमर्जी से ये सब करता रहता है और उसके सामने EVM का घोटाला आता है तो वो उस पर चुप्पी साध जाता है, जबकि उसका काम था चुनाव को सही तरीके से देख रेख। और वो मेरे ख्याल से कितना 70 लाख रुपया, एक लोकसभा की सीट पर 70 लाख रुपया अलाउड कर देता है। ये कहने का अधिकार किसने दिया? भारत के संविधान में तो कुछ प्रावधान ही नहीं है ऐसा 70 लाख रुपए खर्च करना चाहिए। तो चुनाव आयोग जो मनमर्जी जो कर रहा है, मैं कहता हूं चुनाव आयोग के ऊपर अंकुश होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। सबसे पहले वो एक स्वतंत्र संस्था है सुप्रीम कोर्ट। राजनीति में या कोई कुछ भी गलत होता है देश में तो सुप्रीम कोर्ट बनाया इसलिए गया था कि उसके ऊपर वो संज्ञान में ले और उसका विरोध करे, उसको कहे, उसके जवाब मांग सकता है। और सबसे बड़ी जो अदालत है वो जनता की अदालत है। और जनता की अदालत क्या होती है? जिसको हम लोक मत कहते हैं। लोक मत यानी बहुजन कहते हैं। बहुजन पूरा भारत की राजनीति में वो ये निर्णय ले कि मुझे सवाल करना है और सवाल का जवाब अगर नेता नहीं देता है तो हम नेता को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल के तहत में हम एक अभियान चला देंगे। और मैं समझता हूं कि सरकार को फालतू की बातें ना करके और राइट टू रिकॉल का मुद्दा उठाना चाहिए। दूसरी बात और एक और मैं एक मैसेज दे दूं आपके चैनल पे, ये जो फ्री की योजना है जो देते हैं लोग, फ्री की योजना, हालांकि आपके ये विषय में नहीं था लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, जो फ्री की योजनाओं की जो बात करते हैं या चुनाव के समय में जो लोक लुभावन वादे करते हैं, भारत का संविधान सीधा सीधा कहता है कि आप लोक लुभावन वादे नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। दूसरा है कि आप फ्री में जो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जिसको हम लोक सेवक चुनते हैं या मुख्यमंत्री चुनते हैं, उनकी अपनी खेती, अपनी फैक्ट्री में क्या वो अनाज पैदा होता है या चावल पैदा होते हैं या बिजली पैदा होती है जिसको फ्री में बांट रहे हैं? वो जनता के पैसों से बनाई हुई वस्तुएं हैं। खेती जो है वो भारत के लोगों की है। अनाज और सारा का सारा जो खाद्य पदार्थ है वहां पैदा होता है, वो तो सब भारत के लोगों का है। तो सरकार उसको फ्री में कैसे बांट सकती है? मैं कहता हूँ इस तरह की फालतू की बातें और इसको बंद कर देनी चाहिए। और ये जो सरकारें जो कर रही है मैं इसका विरोध करता हूँ। आपने मेरी बात को सुना है। जय भारत, जय संविधान।